विजय सामूया जयपुर से गायत्री सुधार। सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा विज्ञान कार्य के संबंध भाषाओं का परिवार। भाषा परिवार चल रहा है हमारे, इसके अंतर्गत भाषाओं के कौन कौन से परिवार हैं वो हमने आपको पिछले व्याख्यान में बतलाए थे। एक बार देख लेते हैं। तो भाषा परिवार में सबसे पहले हेमेटिक और के बारे में हमने आपको पहले बता दिया था, उसकी विशेषताएं आज बताई। और इसके बाद यूराल अर्टाइक परिवार है, और काकेशियन परिवार है, फिर है जापानी कोरियाई परिवार, मलाय पॉलिनेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, बुशमैन परिवार, बांटू परिवार। और उसके बाद 11 नंबर पर है सूडान परिवार, 12 नंबर पर है अमरीकी परिवार और 13 नंबर पर है भारतीय परिवार। तो ये परिवार है, इनके बारे में आपको हमने संक्षिप्त में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी थी। तो अब हम करते हैं भारतीय परिवार। तो देखिए, भारतीय परिवार के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या कहते हैं। भारत से लेकर पूरे यूरोप तक बोली जाने के कारण इस परिवार को भारतीय परिवार कहते हैं। किस लिए कहते हैं भारतीय परिवार? भारत से लेकर प्रायः पूरे यूरोप तक बोली जाने के कारण इसे भारतीय परिवार नाम दिया है। क्षेत्र, यह परिवार एशिया से भारत, इसका क्षेत्र कौन कौन सा है देखिए। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी आदि तथा अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में इसे बोला जाता है। तो देखिए, भारतीय नाम इसका क्या है? भारतीय, यानी भारत और यूरोपीय भाषाओं का परिवार है। इसमें देखिए, भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप, रूस, रोमानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अनेक भागों में इसे बोला जाता है। तो इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक और विस्तृत है। और देखिए, मुख्य भाषाएं कौन कौन सी इसकी? प्राचीन भाषाओं के अंतर्गत है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, प्राचीन फारसी, अवेस्ता, ग्रीक और लैटिन। ये मुख्य इसकी भाषाएं हैं, प्राचीन भाषाएं। अब आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी है? अंग्रेजी है, रूसी, जर्मन, स्पेनिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतालवी, फारसी, हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं आधुनिक भाषाएं हैं इसकी। तो ये सारी भाषाएं किसमें आती हैं? भारतीय परिवार के अंतर्गत। और देखिए, महत्व क्या है इसका? इस परिवार का महत्व कई कारणों से है। कौन कौन से कारण हैं? यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोला जाता है। सबसे पहला तो यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोला जाता है, अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा परिवार है। हमने जितने भी परिवार किए हैं अब तक और इससे पहले भी किए थे, उन सब के अंदर सबसे बड़ा परिवार किसका है? भारतीय भाषा का है। सबसे बड़ा परिवार इसका ही माना जाता है। और देखिए,
यह विश्व के बहुत बड़े भाग में बोला जाता है, अर्थात भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा परिवार है। इसमें अन्य परिवारों की तुलना में भाषाओं और बोलियों की संख्या बहुत अधिक है, और जितने भी हमने परिवार किए हैं उन सबसे अधिक भाषाएं और बोलियां इसी परिवार में हैं। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या विश्व में अन्य परिवारों की तुलना में बहुत अधिक है। अब बोलने वाले लोगों की संख्या भी सर्वाधिक है। साहित्य रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएं अग्रणी हैं। इस परिवार की भाषाओं और बोलियों का ही अध्ययन विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में सर्वाधिक बड़े भूभाग पर है, सर्वाधिक संख्या में लोगों के द्वारा बोली जाती है, और इस परिवार की भाषा और बोलियों का अध्ययन विश्लेषण विश्व में सर्वाधिक हुआ है। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार की भाषाओं के विद्वानों पाणिनि ने, भारतृहरि, ससुर, ब्लूमफील्ड और चाम्स्की आदि ने ही सर्वाधिक कार्य किया है। परिवार का विभाजन, अब देखिए इस परिवार का विभाजन क्या है। यह परिवार मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त है। कैंतुम, यह शब्द लैटिन का है, इसका अर्थ है 100। शतम, यह शब्द अवेस्ता का है, इसका अर्थ भी 100 है। इन दोनों के अंतर्गत निम्नांकित भाषाएं हैं कैंतुम और शतम। दो भागों में इसको बांटा गया है। तो कैंतुम के अंतर्गत कौन कौन सी है और शतम के अंतर्गत कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कैंतुम और शतम दो भाषाएं आती है भारत के परिवार में। कैंतुम और शतम, ये दो भाषाएं दो भागों में इसको बांटा है। कैंतुम का अर्थ भी 100 होता है, शतम का अर्थ भी 100 होता है, अर्थात 100, है ना। तो देखिए कैंतुम परिवार का विभाजन, यह परिवार मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त है। कैंतुम, यह शब्द लैटिन का है जिसका अर्थ होता है 100, और है शतम, यह शब्द अवेस्ता का है, इसका अर्थ भी होता है 100। इन दोनों के अंतर्गत निम्नांकित भाषाएं हैं। कैंतुम में कौन कौन सी भाषाएं हैं? केल्टिक, आयरिश, स्कॉच। जर्मनी के अंतर्गत है जर्मन, अंग्रेजी और स्वीडिश। लैटिन के अंतर्गत आता है इतालवी, स्पेनी, फ्रांसीसी और पुर्तगाली आदि। ग्रीक, ये सब किसमें आते हैं? कैंतुम के अंतर्गत। अब देखते हैं शतम के अंतर्गत आता है स्लाव में रूसी, बल्गेरियन और पॉलिश भाषाएं आती हैं। फिर है ईरान में आता है फारसी और ताजिक। इसके बाद है भारतीय के अंतर्गत आ गया संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, असमी आदि। ये सब आते हैं शतम के अंतर्गत। शतम भारतीय भाषा हमारी शतम के अंतर्गत ही आती है, जो कि अब देखिए इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। शतम और कैंतुम दो भागों में इसको विभाजन किया है, दो भागों में इसको बांटा है। तो इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है एक बार देख लेते हैं। अपने मूल रूप की दृष्टि से यह परिवार श्रेष्ठ योगात्मक कहा जा सकता है। इसमें योग प्रत्यय का प्रकृति से या संबंध तत्व का अर्थ तत्व से प्रायः सेमेटिक या हेमेटिक परिवार सा अंतर्मुखी न होकर बहिर्मुखी होता है। प्रत्यय जोड़े जाते हैं, उनके स्वतंत्र अर्थ का पता नहीं। एक दो विषय में जैसे अंग्रेजी का ly
MANLY। विद्वानों ने कुछ अनुमान लगाया कि यह श्रेष्ठ संदिग्ध है, पर अनुमान ऐसा है कि अन्य भाषाओं के प्रत्ययों की भांति भारोपीय परिवार के प्रत्यय भी कभी स्वतंत्र शब्द थे। उनका अर्थ था कालांतर में धीरे धीरे ध्वनि परिवर्तन के चक्र में पड़ने से उनका आधुनिक रूप मात्र शेष रह गया। इस परिवार की भाषाएं आरंभ से योगात्मक थी, पर धीरे धीरे दो एक को छोड़कर सभी वियोगात्मक हो गई, जिनके फलस्वरूप परसर्ग और सहायक क्रिया आदि की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कुछ भाषाएं स्थान प्रधान भी हो गई, जैसे राम मोहन कहता है, मैं राम को मोहन के स्थान पर और मोहन को राम के स्थान पर कर देने से अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए उदाहरण दिया इन्होंने, राम मोहन कहता है, ठीक है। अब राम को मोहन के स्थान पर और मोहन को राम के स्थान पर कर देने से अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। राम मोहन से कहता है या मोहन राम से कहता है, दोनों को स्थान परिवर्तन कर देने से अर्थ भी पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। पर संस्कृत आदि प्राचीन भाषाओं में यह नहीं है। धातुएं अधिकतर एकाक्षर होती है, इनमें प्रत्यय जोड़कर पद या शब्द बनते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत कहते हैं, और जो कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय जोड़कर कृत लगाने के बाद जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित कहते हैं। तद्धित के तीन भेद होते हैं, जो क्रम से शब्द, कारक, प्रकृत, पद और कालानुसार क्रिया बनते हैं। इन्हें क्रम में वर्ड, पुल्लिंग और सफिक्स, केस इंडिकेटिंग सफिक्सेस एंड वर्बल सफिक्सेस कह सकते हैं। इस परिवार में पूर्वसर्ग, पूर्व विभक्तियां, संबंध, सूचना होती है। इसका प्रयोग देने के लिए, वाक्य बनाने के लिए बांटू आदि कुलों की भांति नहीं प्रयुक्त होती है। इनका प्रयोग होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है, पर इनसे शब्दों का धातुओं के अर्थ को परिवर्तित करने का काम में लिया जाता है। जैसे विहार, आहार, परिहार आदि में वी, आ, परि आदि लगाकर किया गया है। विहार, आहार और परिहार में उपसर्ग क्या लगाया है? वी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है और परि उपसर्ग लगाया है। उपसर्ग यानी शब्द के पहले जोड़ करके जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और देखिए समास रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप हो जाता है और समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहीं रहता जो उसके अलग अलग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता है। उसमें एक नया अर्थ आ जाता है, जैसे काशी नागरी प्रचारणी सभा, अर्थात काशी की वह सभा जो नागरी का प्रचार करती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, समास रचना की विशेष शक्ति इस परिवार में है। इसकी रचना के समय विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास द्वारा बने शब्द का अर्थ ठीक वही नहीं रहता जो उसके अलग अलग शब्दों को एक स्थान पर रखने से होता है। उसमें एक नया अर्थ आ जाता है। जैसे उदाहरण देकर समझा रहे हैं, काशी नागरी प्रचारिणी सभा। अब इसका क्या अर्थ है? काशी की वह सभा जो नागरी का प्रचार करती है। वेल्श भाषा में समासों से बहुत बड़े बड़े शब्द बनते हैं। किसी टापू में बसे एक वेल्श ग्राम का नाम जो समास पर आधारित है। इस परिवार की एक प्रधान विशेषता यह भी है कि स्वर परिवर्तन संबंध तत्व संबंधी परिवर्तन हो जाता है। आरंभ से में स्वराघात के कारण ऐसा हुआ है। स्वराघात के कारण स्वर परिवर्तन हो जाता है, हो गया और
जब धीरे धीरे प्रत्ययों का लोप हो गया तो वे स्वर परिवर्तन ही संबंध परिवर्तन का ही स्पष्ट करने लगे। अंग्रेजी में ही कुछ बनी क्रियाओं की बात स्पष्ट देखी जा सकती है, जैसे ड्रिंक DRINK, ड्रंक DRANK, ड्रंक DRUNK। तो यहाँ I, A और U लगा हुआ है ना। ड्रंक में क्या परिवर्तन है? ड्रिंक, ड्रंक, ड्रंक। DRINK ड्रिंक होता है, और DRANK ड्रंक, और DRUNK ड्रंक, है ना। तो इसमें परिवर्तन क्या आया? आई का, ए का और यू में परिवर्तन हुआ। इसी से इसमें काल संबंधी परिवर्तन आ गया, समय के अनुसार परिवर्तन इसमें आ गया। एक स्थान से चलकर अलग होने पर इस परिवार की भाषाओं का अलग अलग बहुत सी भाषाओं में विकास हुआ और सभी में प्रत्ययों की आवश्यकता पड़ी है। अतः यहाँ प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। अन्य किसी भी परिवार में इनकी संख्या इतनी अधिक नहीं है। इस परिवार के संबंध में विस्तृत जानकारी नीचे दे रहे, हम आपको आगे देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? भारोपीय परिवार। अब इसके नामकरण से संबंध में भी कुछ विवाद है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, इसका नामकरण ये होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, इसका नामकरण ये होना चाहिए। इस परिवार का क्षेत्र उत्तरी भारत से लेकर ईरान, आर्मेनिया होता हुआ बीच के यूराल, अल्टाई कपास, कुछ भागों को छोड़कर ब्रिटेन, ब्रिटिश द्वीपों के पश्चिमी भाग तक है। इस परिवार का उचित नामकरण आरंभ से ही विवादास्पद रहा है और आज भी संतोषजनक नाम नहीं है। भारोपीय परिवार को पहले इंडो जर्मनिक कहा गया था, क्योंकि इसके पूर्वी छोर पर भारतीय और पश्चिमी छोर पर जर्मनिक भाषाएं हैं, किंतु इनके भी पश्चिम इस परिवार की कैल्टिक शाखा है, पर यह नाम उचित नहीं जान पड़ता, इसी कारण छोड़ भी दिया गया। यद्यपि जर्मनी में अब भी यही नाम प्रचलित है। उनका कहना है कि यह नाम विद्वानों ने जर्मनी को महत्व न देने की दृष्टि से छोड़ दिया और उसके अनुपयुक्त होने के कारण नहीं, भौगोलिक दृष्टि से। अब देखिए दूसरा नाम है इंडो कैल्टिक। नाम ठीक था, कुछ प्रयोग में भी आया, किंतु चल नहीं सका क्योंकि इसमें केवल 2 ही छोर थे। नाम से परिवार के संबंध में निश्चित चित्र नहीं खड़ा होता था। अब आता है आर्य परिवार। कुछ लोगों ने कहा क्योंकि लोगों का अनुमान था कि प्रारंभ में इसके बोलने वाले आर्य थे, बाद में यह धारणा भ्रामक सिद्ध हो गई। साथ ही लोगों का यह कहना ठीक है कि आर्य शब्द का प्रयोग भारत और ईरान में ही विशेष प्रचलित रहा है, इसलिए भारोपीय परिवार के लिए नहीं बल्कि उसकी एक शाखा भारत ईरानी के लिए इस नाम का प्रयोग अधिक समीचीन है। फिर आया इसका नाम संस्कृत परिवार या सांस्कृतिक परिवार कहना उचित समझा, यद्यपि इसे मान्यता नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसे काकेशियन परिवार कहा, पर यद्यपि यह भी नहीं चल सका। कुछ लोग इसे सेमेटिक और हेमेटिक के वजन पर इसे जफेटिक परिवार कहना चाहते थे। बाइबिल में इन आधार पर मनुष्य जाति का वर्गीकरण किया गया है, किंतु यह वर्गीकरण पूर्णतः अवैज्ञानिक और अमान्य था, अतः नहीं चल सका। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी कितने ही जैकेटिक कहलाने वाले लोग भाषाएं बोलते थे जिनका भारोपीय परिवार से कोई संबंध नहीं था। और अंतिम नाम जो आज कल भी प्रचलन में है, भारोपीय परिवार, भारत और यूरोपीय, यह नाम भी पूर्णतया संतोषजनक नहीं है। इसका आधार भौगोलिक है, क्योंकि इस परिवार की शाखाएं भारत से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। पर यदि यही आधार माना जाए तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के बहुत से भागों में भी इस परिवार की भाषाएं अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, डच आदि का प्रचार है। इस नाम से ये इस क्षेत्र में सम्मिलित है। फिर भी किसी अन्य अधिक उपयुक्त नाम के अभाव में भारोपीय नाम ही अपनाया जा सकता है। तो नामकरण के संबंध में भी इसके कई विवाद है। कई लोग कहते हैं कि इसका नाम काकेशियन होना चाहिए, कई लोग कहते हैं आर्य परिवार होना चाहिए, कई लोग कहते हैं
संस्कृत परिवार होना चाहिए। कई इंडो जर्मनिक नाम दे रहे हैं इसका, कोई इंडो कैल्टिक दे रहा है, तो भांति भांति के नाम इसके दिए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय परिवार को भी ज़्यादा उचित माना जा सकता है। नाम इसका भारतीय ही उचित माना जा सकता है। तो आज हमने आपको भारतीय परिवार के बारे में बताया। इससे पूर्व में हमने हेमेटिक परिवार की विशेषताएं भी जानी। यूराल अर्काइक परिवार के कौन कौन से क्षेत्र हैं और इसकी क्या विशेषताएं ये भी जाना। और इसके बाद काकेशियन परिवार है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से हमने जानकारी ली। और जापानी कोरियाई परिवार के बारे में भी हमने जाना। इसके बाद है मलय पॉलिनेशियन परिवार। इसका कौन कौन सा क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर शामिल है और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये सब हमने पढ़ा। इसके बाद ऑस्ट्रो एशिया के परिवार, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। इसके बाद है बुशमैन परिवार, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं, ये सब हमने देखा। बांटू परिवार है, फिर आता है सूडान परिवार, फिर आता है अमेरिकी परिवार और इसके बाद में आता है भारतीय परिवार। तो भारतीय परिवार को मुख्य रूप से दो में बांटा है, शतम और कैंटो और शतम। दोनों का अर्थ होता है 100 यानी कि 100। इसके नामकरण के संबंध में भी कई विवाद है। कई लोग कहते हैं इसको संस्कृत नाम देंगे, कई कहते हैं आर्यन नाम देते हैं, कई काकेशियन नाम दे रहे हैं, कई इंडो जर्मनी नाम दे रहे हैं। तो बहुत सारे नाम इसके रखे गए, लेकिन भारतीय नाम को ज़्यादा उचित माना गया। तो आज हमने भारतीय परिवार के बारे में जाना और इसके नामकरण और इसकी विशेषताएं में थोड़ी बहुत की। अगले व्याख्यान में हम भारतीय परिवार की विशेषताएं और इसका वर्गीकरण विस्तृत रूप में, ये सब हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह व्याख्यान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर से भेंट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।